Assalamualaikum dear students and welcome back to the video tutorials of computer networks. मेरे साथ BSIT फोर्थ सेमेस्टर है राइट। चलो आई वेलकम यू ऑल इन दिस कोर्स और फटाफट हम लोग स्टार्ट करते हैं जहाँ से हमने लास्ट लेक्चर पे छोड़ा था। हम लोग लास्ट लेक्चर में बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह डिस्कस कर चुके थे, टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स डिस्कस कर चुके थे, नोड्स, लिंक्स, स्विचेस, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुकी थी। लास्ट क्लास को जो हमने एंड किया था वो किया था OSI मॉडल पे, और मैंने आप लोगों को कहा था कि OSI मॉडल को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मैंने वही स्लाइड्स ओपन नहीं की, ये स्लाइड्स थोड़ी चेंज हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये स्लाइड्स जो है सिर्फ OSI मॉडल से रिलेटेड हैं, और वो जो स्लाइड्स थी वो कंप्लीट फर्स्ट चैप्टर था। और मकसद ये सेपरेट स्लाइड्स बनाने का मेरा सिर्फ ये था कि उस स्लाइड्स में जो हम लोग प्रीवियस क्लास में देख रहे थे उसमें OSI मॉडल को इन डिटेल डिस्कस नहीं किया हुआ, सिर्फ इंट्रोडक्शन दिया हुआ है। हालांकि मैं OSI मॉडल को आप लोगों के साथ इन डिटेल डिस्कस करना चाह रही थी, क्योंकि हमारा नेटवर्क का जो कंप्लीट सिलेबस है वो इसी के इर्द गिर्द घूम रहा है। उसमें हमने डिफरेंट लेयर्स और लेयर्स की फंक्शनैलिटीज़ पढ़नी है, और फिर फंक्शनैलिटी में हमने फर्दर ये पढ़ना है कि डेटा जो सेंड हो रहा है वो किस तरीके से सेंड हो रहा है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को कैसे रिकग्नाइज़ कर रहा है। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आप लोगों को कहती हूँ कि आपका जो भी क्वेश्चन है, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं आपको ये असाइनमेंट देती हूँ और मैं कहती हूँ कि असाइनमेंट सॉल्व करके आप लोगों ने मुझे ईमेल करनी है, तो जब आप मेरे साथ डेटा शेयर करोगे, यानी अपना होमवर्क या अपनी असाइनमेंट जो मुझे सेंड करोगे, तो उसमें सेंडर कौन होगा? आप लोग, और रिसीवर कौन होगा? मैं। ठीक है। तो आप लोग तो बज़ाहिर ईमेल लिख के जो है वो मुझे अपनी ईमेल सेंड कर दोगे, लेकिन बीइंग अ कंप्यूटर नेटवर्क स्टूडेंट हमें ये समझने की ज़रूरत है कि यूज़र एंड पे तो वो ईमेल के ज़रिए डेटा ट्रांसफ़र कर रहा है, लेकिन कंप्यूटर नेटवर्क्स की अगर हम देखें टेक्निकलिटी को, तो वो किस तरीके से डेटा सेंड हो रहा है। एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर का कैसे पता चल रहा है कि हमने इसी कंप्यूटर पे ही भेजना है। ठीक है। अब पूरी दुनिया में हम कहीं भी डेटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, मिली सेकेंड्स में डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है। ये कैसे हो रहा है? वो कौन से सिग्नल्स हैं, वो कौन सी टेक्नोलॉजी है, वो कौन सा एड्रेस है, वो कौन सा तरीका है जिससे जो है वो कंप्यूटर एक दूसरे को जो है पहचानते हैं, और डेटा जो है एग्जैक्ट उसी जगह पे ही भेजते हैं जहाँ का एड्रेस हम लोग देते हैं। लेकिन कंप्यूटर जो है वो एक दूसरे को ईमेल्स की बेसिस पे नहीं पहचानते, वो एड्रेसेस की बेसिस पे पहचानते हैं, और वो एड्रेसेस भी हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है। तो अभी के लिए ये मैंने बता दिया कि OSI लेयर की सेपरेट स्लाइड्स है। मैं यही चाहूँगी कि आप लोग OSI को इतनी डिटेल ही पढ़ो जितना मैं आज आपको इस स्लाइड से पढ़ाऊँगी। ठीक है। और आपको सारी स्लाइड्स को रट्टा लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि हर एक लेयर अपने नाम से ही पता चल रही है कि उस लेयर का काम क्या है। ठीक है। तो आप लोगों ने रट्टा नहीं लगाना, आप लोगों ने चीज़ों को समझना है, क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे अगर आपको A फॉर एप्पल पढ़ाया जाए तो ज़रूरी नहीं कि A फॉर एप्पल ही पूछा जाए, A फॉर समथिंग एल्स भी पूछा जा सकता है। तो आप लोग इतने कैपेबल हो कि आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो मैंने आपको पढ़ाया है, आप अपने वर्ड्स चेंज करके अपनी वर्डिंग में उस क्वेश्चन के मुताबिक उसको मोल्ड करके आंसर लिख सको, तभी आप कामयाब हो सकोगे। और स्पेशली ऐसी जगह पे जो कि एफिलिएटेड कॉलेज हो किसी यूनिवर्सिटी के साथ, वहाँ पे सेल्फ राइटिंग, वहाँ पे कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हमारे ये कोर्स अच्छा जाएगा। तो हम लोग फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज़ OSI मॉडल। अच्छा, सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं OSI मॉडल की जो एब्रीविएशन है वो क्या है। सो ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, यानी कि OSI स्टैंड्स फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अच्छा, यहाँ पे जो नेक्स्ट स्लाइड आप ये वाली देख रहे हो ना, ये नंबर 2 स्लाइड, वेट लेट मी शो, मैं प्ले करती हूँ। हाँ जी बिल्कुल, यही वाली स्लाइड। तो यहाँ पे अगर आप देखो तो OSI मॉडल, ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं पूरी दुनिया में जो कि स्टैंडर्ड सेट करती हैं। जैसे हमारे पास डेयरी प्रोडक्ट्स वगैरह आते हैं ना, दूध वगैरह, दही वगैरह, इसके ऊपर क्या लिखा होता है? एक्सपायरी
डेट लिखी होती है। या कोई भी प्रोडक्ट हम लोग जो मार्केट से लेकर आते हैं जो कि पैक्ड होता है, उसके ऊपर एक्सपायरी और प्रोडक्शन डेट लिखी होती है ना, तो वो कौन लिख रहे होते हैं? वो कंपनीज लिख रहे होते हैं। क्यों लिख रहे होते हैं? क्योंकि स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। क्या मेंटेन करना होता है? स्टैंडर्ड मेंटेन करना होता है। ठीक है, जैसे हमारे पास डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं, ISO 9001, ISO 9003, ISO 9002, इस तरीके से डिफरेंट स्टैंडर्ड्स हैं। तो इसी तरीके से डेयरी प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करने के लिए भी स्टैंडर्ड है। इसी तरीके से नेटवर्क की क्वालिटी को भी इंश्योर करने के लिए स्टैंडर्ड है। क्या है? स्टैंडर्ड है। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टैंडर्ड्स बनाती हैं, इन्होंने ISO मॉडल जो है वो प्रपोज किया, यानी कि ISO मॉडल दिया और कहा कि इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करते हुए अगर डेटा ट्रांसफ़र होगा तब भी डेटा ट्रांसफ़र में हम लोग रिलायबिलिटी हमें मिल सकेगी। रिलायबिलिटी यानी कि हम रिलाई कर सकेंगे इस चीज़ के ऊपर कि हम लोग नेट यूज़ करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप लोग मुझे असाइनमेंट बना के शेयर करते हो और वो असाइनमेंट मुझे मिलती ही नहीं है। ठीक है, डेडलाइन क्रॉस हो चुकी है, आपके पास वो सेंड हो चुकी है, मुझे वो रिसीव नहीं हुई, मैंने आपको मार्क्स नहीं दिया उसके। जब मैंने लिस्ट अपडेट की तो आप में से अगर किसी के साथ ऐसे हुआ तो आप लोग तो फ़ौरन पूछोगे कि मिस मैंने असाइनमेंट दी थी तो मेरे मार्क्स क्यों नहीं लगे, हालांकि मुझे असाइनमेंट तो मिली नहीं थी। तो इसमें गलती किस चीज़ की थी? मुझे लगेगा स्टूडेंट झूठ बोल रहा है, स्टूडेंट समझेगा कि मिस से गलती हो गई है, मिस ने जो है वो मेरी असाइनमेंट जो है वो मिसप्लेस कर दिया या इनसे डिलीट हो गई है। लेकिन असल में मसला पीछे से किस चीज़ का आ रहा था? नेट का। तो ये जो रिलायबिलिटी, ये जो डेटा लॉस है ना, इसको हम रोकने के लिए अपने नेटवर्क को क्या बनाते हैं? रिलायबल। और वो कैसे बना सकते हैं? जब हम स्टैंडर्ड प्रोसेस को फॉलो करें कि इस तरीके से अगर हम डेटा सेंड करेंगे तभी हमारा डेटा जो है वो बेस्ट फॉर्म में पूरे तरीके से कुछ भी लॉस हुए बगैर अपने रिसीवर को पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो है वो ISO मॉडल जो है वो हमें क्या किया? तजवीज़ किया। उसके बाद वो क्या कह रहे हैं कि इन 1984 इन ऑर्डर टू एड नेटवर्क इंटरकनेक्शन विदाउट नेसेसरली रिक्वायरिंग कंप्लीट रीडिज़ाइन द ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन रेफरेंस मॉडल वाज अप्रूव्ड एज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड फॉर कम्युनिकेशन आर्किटेक्चर। क्या कह रहे हैं कि 1984 में OSI मॉडल जो है वो प्रपोज किया गया और इसको एक इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया में माना जाने वाला स्टैंडर्ड बना दिया गया। किस चीज़ के लिए? डेटा कम्युनिकेशन के लिए। किसके लिए? नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए। किस लिए? डेटा सेंड और रिसीव करने के लिए वाया इंटरनेट। अब आप ये ना समझना कि नेट से जो है वो सिर्फ ईमेल्स ही सेंड होती है। हम नेट के ऊपर जो भी काम कर रहे होते हैं वो बेसिकली क्या हो रहा होता है? डेटा शेयर हो रहा होता है बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर। आप अगर फॉर एग्ज़ाम्पल और ये सेंडर रिसीवर ज़रूरी नहीं है कि यूज़र ही हो, ये सिस्टम्स हो सकते हैं, ये मशीन हो सकती हैं। आपको मैं कुछ एग्जांपल देती हूँ। एक ईमेल वाली एग्जांपल तो मैंने आपको दिया, मैं थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव से आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे आप गूगल पे सर्च करते हो कोई चीज़, ठीक है, तो वो डेटा सर्वर्स के ऊपर यानी पीछे गूगल के सर्वर के ऊपर वो डेटा पड़ा हुआ है, राइट। तो किसी ने वो प्रोवाइड किया हुआ है, आप वो डेटा के लिए सर्च करते हो, ठीक है। तो आप डेटा को रिक्वेस्ट करते हो और वापसी पर डेटा आपको जो है वो मिल जाता है। तो यहाँ पे गूगल जो है वो डेटा सेंडर है और आप जो हो वो डेटा रिसीवर हो, क्योंकि आपने उस चीज़ को सर्च किया तो उसके रिज़ल्ट में आपको वो चीज़ मिली, दैट मीन्स यू आर रिसीवर। और डेटा आ कहाँ से रहा था? सर्वर से, यानी कि सेंडर कौन है? वो एक सर्वर है। तो यहाँ पे ये नहीं सोचना कि दोनों एंड पे यूज़र ही हो, एक इंसान ही हो, ये ज़रूरी नहीं है। मशीन्स भी हो सकती है, मशीन टू मशीन डेटा ट्रांसफ़र भी हो सकता है, ठीक है। तो इस चीज़ को ज़्यादा इन डिटेल नहीं जाते, फ़िलहाल समझने के लिए ये कि 1984 में ISO मॉडल को एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बना दिया गया कि नेटवर्क पे कम्युनिकेशन के करने के लिए आपको ये ISO मॉडल जो है इसको फॉलो करना होगा, ठीक है। उसके बाद an ISO standard that covers all aspects of network communication is Open System Interconnection. इतनी सी बात है कि OSI stands for Open System Interconnection, ठीक है। An open system allows two different systems to communicate with each other regardless of their underlying architecture. अच्छा, यानी कि ये क्या कहना चाह रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कोई और कंप्यूटर है, उसके ऊपर कोई और विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, मैं कोई और नेट यूज़ कर रही हूँ, आप कोई और नेट यूज़ कर रहे हो,
तो जो है ना डेटा जो है वो परफेक्टली शेयर होना चाहिए, रिगार्डलेस ये देखे बगैर कि आप कौन सी मशीन यूज़ कर रहे हो, आप मोबाइल यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो, लैपटॉप पे कौन सी विंडोज़ इंस्टॉल्ड है, आप कौन सा ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो, गूगल यूज़ कर रहे हो, बिंग यूज़ कर रहे हो। इस चीज़ को बिल्कुल, इस चीज़ की वजह से डेटा जो है वो बिल्कुल भी लॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि ISO इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन, OSI is a model यानी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ISO स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स देती है, ठीक है। और उसने कौन सा स्टैंडर्ड दिया हमें? OSI, जिसकी एब्रीविएशन क्या है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। अगेन एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जिसको हम लोग ISO कहते हैं। उसने एक मॉडल हमें दिया नेटवर्क कम्युनिकेशन के लिए जो कि OSI है, ठीक है। तो यहाँ पे ISO जो है वो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। वो ऑर्गेनाइजेशन जो देती है हमें स्टैंडर्ड्स, और हमें स्टैंडर्ड कौन सा दिया है उसने? OSI यानी ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो इसकी एब्रीविएशंस को जो है वो अपने फिंगर टिप्स पे काट लो, और कंफ्यूज ना होना कि ISO क्या है और OSI क्या है, ठीक है। एक दफ़ा इसको माइंड पे बिठा लोगे तो इंशाल्लाह जब भी इस चीज़ को दोबारा आपके सामने आएगी तो आप लोगों को समझने में मुश्किल नहीं होगी। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में ये देख रहे हैं कि हमें स्टैंडर्ड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी। मतलब हमें क्या ज़रूरत है कि 7 लेयर्स को यूज़ करते हुए ही डेटा ट्रांसफ़र करो? हमें क्या ज़रूरत है इसकी? हम कुछ ऐसा भी तो कर सकते हैं कि सिर्फ एक लेयर बना ले, दैट इज़ नेटवर्क लेयर। उस नेटवर्क लेयर को यूज़ करते हुए हम लोग जो है वो डेटा सेंड कर लें, डेटा रिसीव कर लें। लेकिन क्यों ऑर्गेनाइजेशन जो है वो हमें मॉडल देती है, क्यों हम लोग इतनी लेयर्स इतनी खप करते हैं? तो इसकी कुछ रीजंस हैं, ठीक है। रीजंस क्या है कि प्रीवियसली नेटवर्क यूज डिफरेंट हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन रिजल्टिंग इन compatibilities with different specification nodes were unable to communicate with each other। अच्छा, जो पुराने नेटवर्क्स थे हमारे पास वो डिफरेंट तरह के हार्डवेयर और डिफरेंट तरह के सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते थे, जिसके रिज़ल्ट में उनको क्या मिला? ये मसला है कि उनका डेटा लॉस हुआ। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने डेटा सेंड किया, आपको मिला ही नहीं। इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब आप ये समझ सकते हो कि दोनों की आपस में अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हुई। सेंडर जो है वो डेटा सेंड कर रहा है, रिसीवर को पता ही नहीं चला कि डेटा मुझ तक आ रहा है, उसको पता ही नहीं चला कि मैंने रिसीव करना है डेटा। सेंडर का कनेक्शन ही नहीं बन पा रहा रिसीवर के साथ। तो इनकम्पैटिबिलिटी वो कहते हैं। तो जो हम लोगों ने नेटवर्क्स के थ्रू शेयर करना चाहा डाटा, उसमें सबसे ज़्यादा मसला इनकम्पैटिबिलिटी का आया। फिर ये मसला आया कि जैसे मैं बता रही हूँ कि मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका हार्डवेयर और है, आप मोबाइल से सेंड कर रहे हो, मैं लैपटॉप पर रिसीव कर रही हूँ, आप विंडोज़ 10 यूज़ कर रहे हो, मैं विंडोज़ 8 यूज़ कर रही हूँ। तो पुराने ज़माने में जब ये OSI मॉडल नहीं होता था, तो जब इस तरह के डिफरेंट होते थे, मतलब सेंडर के पास कुछ और मशीनरी है, रिसीवर के पास कुछ और मशीनरी है, तो ये बड़ा मसला होता था। डेटा हमेशा जो है वो लॉस हो जाता था। यानी आपने जो डेटा सेंड किया है वो मुझ तक पहुंचा ही नहीं, या मैं आपको कोई शीट शेयर कर रही हूँ, आप लोगों तक पहुंची ही नहीं। तो इस तरीके से बहुत मेस क्रिएट होता था, ठीक है। तो फिर ये सारे मसले जो है वो नज़र में रखते हुए इन लोगों ने क्या प्रपोज किया? OSI मॉडल। अच्छा, उसके बाद टू एड्रेस प्रॉब्लम ISO रिसर्च टू वेरियस नेटवर्क स्कीम्स। अच्छा, इसने फिर ISO सॉरी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो है ISO, इसने कहा कि अब हमें कोई एक तरीका, एक प्रोटोकॉल या एक मेथड या एक प्रोसीजर या एक मॉडल ऐसा तजवीज़ करना पड़ेगा कि जिसको अगर नेटवर्क जो है वो फॉलो करे तो हमारा डेटा जो है वो लॉस ना हो, ठीक है। एक रोड मैप बना दिया जाए। जैसे आप लोगों को बता दिया जाता है कि इस सेमेस्टर में आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, नेक्स्ट सेमेस्टर में आपने ये सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं। जो आप फर्स्ट सेमेस्टर में सब्जेक्ट्स पढ़ते हो वो थोड़े आसान होते हैं, आपकी फाउंडेशन बनती है। फिर आपको सेकंड में फर्स्ट वाले से थोड़ा सा मुश्किल देते हैं, और जो सेकंड में आप पढ़ रहे होते हो उसके प्री रिक्विजिट्स, यानी कि उन सब्जेक्ट्स को पढ़ने के लिए जो नॉलेज आपको पास पहले होना चाहिए वो वाले सब्जेक्ट्स आप पहले पढ़ चुके होते हो। फिर इस तरीके से जो है ना आप लोग चल रहे होते हो, तो आपको
मसला नहीं होता बिल्कुल भी डेटा को समझने में। ठीक हो गया। तो बेसिकली यही है कि नीड टू एड्रेस प्रोसेस ISO रिसर्च टू वेरियस नेटवर्क स्कीम्स, नीड टू क्रिएट अ नेटवर्क मॉडल, या जिसके बेस मतलब इन मसलों के बेसिस पे उन्होंने कहा कि हमें एक रोड मैप बनाना पड़ेगा। उसके बाद उन्होंने कहा हेल्प वेंडर्स क्रिएट इंटर ऑपरेटेबल नेटवर्क इम्प्लीमेंटेशंस। और दूसरा ये है कि जो नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं जैसे PTCL है या इस तरह के दूसरे नेटवर्क्स प्रोवाइडर्स है, इन्होंने ये सोचा कि हमें जो है वो आपस में कम्युनिकेशन को बेहतर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता था कि अगर आपका नेटवर्क कोई और है और मेरा नेटवर्क कोई और है तो ये भी एक वजह होती थी कि हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाए। अच्छा उसके बाद है दी OSI रेफरेंस मॉडल। OSI शॉर्ट फॉर ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ये हम पढ़ चुके हैं। टास्क इसका क्या है, मूविंग इंफॉर्मेशन बिटवीन कंप्यूटर्स ओवर आर नेटवर्क, यानी कि एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक नेटवर्क के थ्रू जो है वो डेटा सेंड करना इसका टास्क है। डिवाइड द टास्क इनटू 7 स्मॉलर मोर मैनेजेबल टास्क, सेपरेशन इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल फंक्शंस इज लाइक एज लेयरिंग, व्हाट्स नीड टू बी डन टू सेंड डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर एंड नॉट हाउ इट शुड बी डन। अच्छा, यहाँ पे वो ये कह रहा है कि डेटा को जो है इस टास्क को, यानी डेटा जो है वो ट्रांसफ़र करना है एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को। इस टास्क को हम पहले 7 छोटे मैनेजेबल टास्क में है डिवाइड करते हैं, फिर उन टास्क को हम मज़ीद छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करते हैं ताकि डेटा ट्रांसफ़र जो है वो हम इंश्योर कर सकें। और यहाँ पे वो कहते हैं कि हम लोग इस चीज़ के ऊपर फोकस करते हैं कि कौन सा डेटा जो है वो हमने सेंड करना है, ना कि इस चीज़ के ऊपर कि डेटा कैसे सेंड होगा। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब आई मेन बात के लेयर नेटवर्क मॉडल। ईच ऑफ द 7 लेयर्स, ये ईच ऑफ द 7 लेयर्स है पर्टिकुलर नेटवर्क फंक्शन, यानी कि इस मॉडल के अंदर 7 लेयर्स हैं और हर लेयर का अपना एक फंक्शन है, इंडिपेंडेंट फंक्शन है। जैसे अगर मैं आप लोगों को एक प्रोजेक्ट असाइन करूं और उस प्रोजेक्ट के अंदर मैं आप लोगों को फॉर एग्जांपल 3 लोग हैं, तो मैं एक बच्चे को कह दूं कि आपने कोडिंग करनी है, एक बच्चे को कह दूं कि आपने इसका डिज़ाइन बनाना है, डेटाबेस बनानी है, और एक बच्चे को कह दूं कि आपने जो है वो इसको सम अप करना है। तो हर बच्चे का अपना अलग-अलग काम होगा। इसी तरीके से जो OSI मॉडल है, इसमें हमारे पास 7 लेयर्स और हर लेयर का अपना अपना अलग अलग काम है। ठीक है, इंडिपेंडेंट काम है। उसके बाद वो कह रहे हैं दूसरी लाइन में, ईच लेयर प्रोवाइड्स अ सर्विस टू द लेयर अबव इट, यानी कि डेटा जो है वो 7th लेयर से 6th लेयर पे जाता है, 6th से 5th पे जाता है, 5th से 4th पे जाता है, 4th से 3rd पे, 3rd से 2nd पे, 2nd से 1 पे, और फिर 1 से दूसरे कंप्यूटर के 7th लेयर पे, और फिर दूसरे कंप्यूटर के 7th लेयर से दूसरे कंप्यूटर के 6th लेयर तक, और फिर 5th 4th 3rd, इस तरीके से डेटा जो है वो ट्रांसफ़र होगा। उसके बाद वो कह रहा है कि ईच लेयर करस्पॉन्ड विद द लेयर अबव एंड बिलो इट ऑल्सो कॉल द पेयर लेयर। पेयर लेयर यानी कि ना साथ वाली लेयर। जैसे 7th लेयर की पेयर की बात करें तो 6th होगी, 6th लेयर की बात करें तो 7th और 5th उसके पेयर होगा। इसी तरीके से 6th लेयर की बात करें 7th और 5th उसका पेयर होगा। इसी तरीके से 5th लेयर की बात करें तो 6th और 4th उसका पेयर होगा। यानी कि फॉर एग्जांपल आपके लेफ़्ट वाली पेयर भी और आपके राइट वाली लेयर भी जो दोनों है ना, वो आपके क्या है, पेयर्स हैं, यानी आपके क्या है, नेबर्स हैं। ठीक है, तो डेटा जो है वो फॉर एग्जांपल आप लेफ़्ट से लेते हो, अपनी फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हो और आगे राइट को फॉरवर्ड कर देते हो। ठीक है, तो वो ये बात कर रहे हैं। उसके बाद वो कह रहे हैं कि थ्रू एग्रीड अपॉन रूल्स कॉल प्रोटोकॉल्स। अच्छा, प्रोटोकॉल एक ऐसी चीज़ है कि एक इंस्ट्रक्शंस हैं या रूल्स हैं जो फॉलो करने हैं। जैसे अगर आप यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो तो यूनिवर्सिटी वालों ने कुछ रूल्स आपको बता दिए कि अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करोगे तो आप इस यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ सकते। ये रूल्स बनाने का मकसद ये है कि यूनिवर्सिटी वालों को आपसे कोई नुकसान ना हो और आप लोगों को यूनिवर्सिटी की वजह से कोई नुकसान ना हो। ठीक है, तो इसी तरीके से जो लेयर्स हैं वो जब आपस में कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं तो कुछ रूल्स को फॉलो कर रही होती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अगर सेकंड लेयर की बात करूँ तो जो मेरी फ़र्स्ट लेयर है तो उसने मुझे ये रूल्स फॉलो करते हुए अगर डेटा प्रोवाइड करेगी तभी मैं उसके ऊपर कोई प्रोसेसिंग कर सकूँगी और अपने से नेक्स्ट लेयर को भेज सकूँगी। अगर वो रूल्स फॉलो नहीं करेगी, डेटा मुझे उस तरीके से उस शेप में नहीं देगी, तो फिर मैं उसके ऊपर काम नहीं कर सकूँगी, और अगर मैं नहीं कर सकूँगी तो अल्लाह तो मेरे आगे जितनी लेयर्स हैं सब के काम में क्या होगी, मसले होंगे, और एट द एंड ऑफ द डे क्या हो जाएगा, हमारा डेटा जो है वो लॉस हो जाएगा।
तो रूल्स जो है वो फॉलो करने हैं हर लेयर ने। और उस रूल्स को अगर हम नेटवर्क की लैंग्वेज में बात करें तो वो रूल्स क्या हैं, वो प्रोटोकॉल्स हैं। अच्छा, उसके बाद है पीयर टू पीयर प्रोसेस। उसके बाद है ईच लेयर ऐड इट टू द मैसेज इट रिसीव्स फ्रॉम लेयर अबव इट कॉल हेडर एंड ट्रेलर। अच्छा, इसको आप छोड़ दें। उसके बाद है बाय ब्रेकिंग अप टास्क इनटू लेयर्स टू रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी इनहेंस प्रोफेशनलिज्म। वो ये कह रहा है कि डेटा जो है ना, अब देखो अगर हम एक ही लेयर बनाते, जैसे मैं आपको कह रही हूँ कि अगर पहले हम एक ही नेटवर्क लेयर बना लेते हैं और सेंडर रिसीवर भेज देता है, डेटा भेज देता है और रिसीवर जो है वो डेटा रिसीव कर लेता है, तो यहाँ पे देखा जाए तो हर काम जो है वो एक नेटवर्क लेयर को ही करना पड़ेगा। क्या होगा, इस सारा जो काम है ना वो सिर्फ एक नेटवर्क लेयर को ही करना पड़ेगा, तो बहुत ज़्यादा जो है वो बर्डन हो जाएगा। तो यहाँ पे OSI मॉडल की 7 लेयर्स बनाने का मकसद ही ये है कि हर एक लेयर को छोटे छोटे काम जो है वो दिए जाए। ठीक है, जब वो छोटे छोटे काम होंगे और वो रूल्स को प्रोटोकॉल्स को फॉलो करते हुए वो काम करेगा, तो डेफिनेटली वो काम जो है वो सही तरीके से कर सकेगा। आप खुद ही सोचो कि अगर मैं एक सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कहती हूँ और एक एक बच्चे को कह देती हूँ कि आपने सॉफ्टवेयर बनाना है, तो वो अकेले को जो है बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही अगर मैं कहूँ कि नहीं सॉफ्टवेयर बनाना है, तो मैं 7 बच्चों का एक ग्रुप बना देती हूँ और हर बच्चे की मैं एक ज़िम्मेदारी लगा देती हूँ और हर बच्चे को मैं रूल्स बता देती हूँ कि आपने ये रूल्स फॉलो करते हुए अपना डेटा जो है वो आगे देना है। तो अगर वो रूल्स फॉलो करते हुए हर बच्चा अपना काम सिंसेरिटी से अगर करता जाए, तो काम कितना ज़्यादा आसान हो जाएगा। आप देखें, किसी भी स्टूडेंट पे बर्डन नहीं पड़ेगा, डेटा हमारा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, डेटा लॉस नहीं होगा। तो ये वो बेसिकली कह रहे हैं अपनी लास्ट लाइन में। अच्छा, उसके बाद वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेयर्स, यानी कि जो लेयर्स हैं हमारी 7, उसमें से हमने कुछ ग्रुपिंग कर दी है, यानी नीचे वाली 3 लेयर्स को हमने एक नाम दे दिया है, ऊपर वाली 3 लेयर्स को एक नाम दे दिया और दरमियान वाली यानी कि 4th लेयर को हमने एक नाम दे दिया। इस बात को समझने की कोशिश करो कि हमारे पास जो लेयर्स है हमने उसकी ग्रुपिंग कर दी है। उसके बाद वो सेकंड लाइन में कह रहे हैं कंसर्न विद फ्लो ऑफ डेटा फ्रॉम एंड टू एंड यूजिंग नेटवर्क कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर फिजिकल लेयर्स ऑलवेज इम्प्लीमेंट इन हार्डवेयर। अच्छा, यहाँ पे ना फटाफट देख लेते हैं कि वो बता रहे हैं कि लेयर 4 क्या करती है, लेयर 3 क्या करती है, लेयर 2 क्या करती है। इस चीज़ को फ़िलहाल रहने देते हैं, नेक्स्ट में हम लोग जाके इसको इन डिटेल पढ़ लेंगे। अच्छा, वो कह रही है एक्सचेंज यूजिंग दी OSI मॉडल हेडर एंड टेलर बीइंग एडिड एंड रिमूव। यहाँ से हमारा असल काम शुरू होता है। लेयर नंबर 7 दैट इज़ एप्लीकेशन, लेयर नंबर 7 दैट इज़ एप्लीकेशन। यहाँ से हमारा असल काम जो है वो स्टार्ट होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाना शुरू करूँगी फ्रॉम फिज़िकल लेयर। फिज़िकल लेयर का मतलब ये है कि यूज़र इंटरेक्ट किससे कर रहा होता है, कंप्यूटर से, और कंप्यूटर डेटा कैसे ट्रांसफ़र कर रहा होता है, केबल्स के थ्रू। जो केबल्स होती है ना उसको हम फिज़िकल लेयर कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लेयर 1 से स्टार्ट करते हैं और लेयर 7 तक जाते हैं पढ़ते हुए। इट डील्स विद द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांसमिशन मीडियम एंड इट ट्रांसमिट्स बिट फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर। इलेक्ट्रिकल वोल्टेज लेवल्स, टाइमिंग्स ऑफ वोल्टेज चेंजेस, मैकेनिकल फिजिकल कनेक्शन, DB25। अच्छा, इसमें बेसिकली ना ये सारी वो बता रहा है कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो डेटा हम लोगों ने सेंड करना है, तो उसके लिए हमें इंटरनेट की कितनी स्पीड चाहिए, हमें कितने MBPS का कनेक्शन चाहिए, 1 सेकंड के अंदर हमारे कितने बिट्स जो है वो डेटा ट्रांसफ़र होना चाहिए, हमें कौन सी केबल रिक्वायर्ड है, कोक्सल केबल रिक्वायर्ड है कि फाइबर केबल रिक्वायर्ड है, हमें कितनी स्पीड रिक्वायर्ड है, हमारा कंप्यूटर कितना स्पीडी होना चाहिए, हमारे नेटवर्क का क्या कनेक्शन होना चाहिए, हमारा डेटा ट्रांसमिशन रेट क्या होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है वो किस में आएंगी, फ़िज़िकल लेयर में। फ़िज़िकल लेयर का आप लोग ये मतलब समझ लो कि कंप्यूटर यानी कि हार्डवेयर और केबल्स, यानी केबल्स के थ्रू जो कनेक्शन होता है कंप्यूटर का दूसरे कंप्यूटर के साथ, इसको हम क्या कहते हैं, फ़िज़िकल लेयर कहते हैं। ठीक है, तो जब आप इंटरेक्ट कर रहे हो, किससे कर रहे हो, कंप्यूटर से, और एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर के साथ कैसे कनेक्टेड है, वाया केबल्स। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास फ़िज़िकल लेयर के बाद हमारे पास है डेटा लिंक लेयर।
पैकेजेस रॉ बिट्स फ्रॉम फिजिकल लेयर्स इनटू फ्रेम्स, यानी कि अब क्या हो रहा है कि हमारा जो डेटा है उसके छोटे छोटे फ्रेम्स बना दिए, यानी छोटे छोटे चंक्स बना दिए, ठीक है। यानी कि फॉर एग्जांपल डेटा था ना हमारा, उसको ना छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया। पीसेस में इसलिए डिवाइड कर दिया क्योंकि अगर हम पूरा डेटा एक ही दफ़ा में सेंड करेंगे तो वो बहुत हैवी हो जाएगा, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा इंटरनेट रिक्वायर करेगा, वो बहुत ज़्यादा स्पीड रिक्वायर करेगा। तो इस चीज़ से बचने के लिए हम लोगों ने अपने डेटा को छोटे फ्रेम्स में जो है वो डिवाइड कर दिया, छोटे पीसेस में डिवाइड कर दिया, और इन पीसेस को नेटवर्क की टर्मिनोलॉजी में क्या कहते हैं, फ्रेम्स, ठीक है। उसके बाद वो कह रहे हैं कि द डेटा लिंक लेयर प्रोवाइड्स रिलायबल ट्रांसमिट ऑफ डेटा अक्रॉस द फिजिकल लेयर बाय यूजिंग द मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस। अच्छा, अब छोटे छोटे पीसेस में जब डेटा को ट्रांसफ़र किया तो इनको कैसे भेजना है, इसको कोई एड्रेस तो देना पड़ेगा ना, कि कंप्यूटर को जब तक हम एड्रेस नहीं देंगे कि हमने किस कंप्यूटर पे भेजना है तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने डेटा किस जगह पे सेंड करना है। तो यहाँ पे हम लोग अपने फ्रेम्स को कौन सा एड्रेस देंगे, मैक एड्रेस, और मैक एड्रेस स्टैंड्स फॉर मीडिया एक्सेस कंट्रोल, ठीक है। नीचे वाली लाइन पढ़ो, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। सोर्स क्या है, जो डेटा भेज रहे हैं, डेस्टिनेशन क्या है, जो डेटा रिसीव कर रहे हैं, यानी सेंडर को यहाँ पे सोर्स कहा गया है और रिसीवर को यहाँ पे डेस्टिनेशन कहा गया है। एड्रेस ऑफ डिवाइस दैट कनेक्ट्स वन नेटवर्क टू अनदर एड्रेस, यानी कि सोर्स का जो एड्रेस है या डेस्टिनेशन का जो एड्रेस है दैट इज़ मैक एड्रेस। उसके बाद फ़्लो कंट्रोल प्रिवेंट ओवरवेलमिंग ऑफ रिसीविंग नोट। फ़्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि देखना कि डेटा जो है वो सही स्पीड पे, सही रेट पे सेंड हो रहा है या नहीं, ये होता है फ़्लो कंट्रोल। अगर मैं आप लोगों के साथ रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूं तो हम लोग जो पेपर दे रहे होते हैं, एग्ज़ाम्स जब हम देते हैं, तो आप लोग याद करो कि फ़ाइनल एग्ज़ाम में आप लोगों को कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अच्छा, अक्सर बच्चों के लॉन्ग क्वेश्चंस इसलिए रह जाते हैं क्योंकि वो शॉर्ट क्वेश्चंस पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा देते हैं। तो ये जो बहुत ज़्यादा टाइम लगा देना होता है ना, ये आप लोगों ने अपना फ़्लो जो है ना पेपर को सॉल्व करने का, ये कंट्रोल नहीं किया। तो टीचर जो है वो इसलिए दरमियान दरमियान में बोलता है कि इतना टाइम रह गया आपके पास, इतना टाइम रह गया, अब आपके पास 30 मिनट बाकी हैं, अब आपके पास 25 मिनट बाकी हैं, अब आप लोगों को लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट कर देने चाहिए, अब मुझे ऑब्जेक्टिव रिटर्न कर दें। तो वो ये क्या कर रहा होता है, टीचर फ़्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। तो इसी तरीके से नेटवर्क को भी जो है वो फ़्लो कंट्रोल किया जाता है ताकि हमारा डेटा जो है वो एक प्रॉपर स्पीड के ऊपर ट्रांसफ़र होता रहे। ये ना हो कि आगे वाला डेटा जो फर्स्ट फ्रेम हमने भेजा है, जो फर्स्ट पीस ऑफ डेटा हमने भेजा है, वो जो है वो इतना स्लो ट्रांसफ़र हो रहा हो कि पीछे वाले सारे फ्रेम्स को बहुत ज़्यादा वेट करना पड़े, ठीक है। तो ये जब सारे फ्रेम्स नहीं सेंड होगी, ये सारे फ्रेम्स दोबारा अपनी ओरिजिनल शेप में नहीं आएंगे, तो तब तक जो है वो हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र नहीं होगा। उसके बाद एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल का मतलब ये है कि जिस तरह से हम लोगों ने डेटा भेजा है उसी तरीके से डेटा जो है वो रिसीवर को मिले। उसके बाद है एक्सेस कंट्रोल, विच डिवाइस टू हैव कंट्रोल, यानी कि डेटा जो वो सेंड हो रहा है उसको कंट्रोल कौन कर रहा है। उसके बाद डेटा लिंक लैन स्पेसिफिकेशन, डेटा सेंड कैसे हो रहा है, हमारे पास ईथरनेट कनेक्शन है, हमारे पास जो है वो टोपोलॉजी कौन सी है, एंड सो ऑन। इसी तरीके से ब्रिजेस और स्विचेस वगैरह। उसके बाद हमारे पास तीसरी लेयर है दैट इज़ हमारे पास नेटवर्क लेयर। अब नेटवर्क लेयर के ये सारे फंक्शंस हैं। अब ये नहीं कि आप लोगों ने फंक्शंस को अगेन रट्टा मारना है, इसको समझना है। इसलिए मैं आप लोगों को बार बार कह रही हूँ कि थियोरी इस टॉपिक में काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन आप लोगों ने थियोरी देख के बिल्कुल भी परेशान नहीं होना, आप लोगों ने चीज़ों को समझना है, कॉन्सेप्ट को लेना है, ठीक है। तो नेटवर्क लेयर बेसिकली हमारी क्या कर रही होती है, नेटवर्क लेयर जो है वो अश्योर कर रही होती है कि हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली ट्रांसफ़र हो वाया इंटरनेट। डिफाइन सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी ऑफ पैकेट्स अक्रॉस NWS। इसका मतलब ये है कि जो नेटवर्क लेयर है ना, इसका क्या काम होता है, ये डिफ़ाइन करती है कि इस डेटा का, यानी जो हम डेटा फ्रेम्स भेज रहे, इसका सेंडर कौन है
और इसका रिसीवर कौन है, मतलब इसने डेटा ने ट्रांसफ़र होना कहाँ से शुरू करना है और कहाँ तक ट्रांसफ़र होना है, ठीक है। ये कौन डिफ़ाइन करता है, ये नेटवर्क लेयर डिफ़ाइन करती है। उसके अलावा ये कैसे डिफ़ाइन करती है, ये लॉजिकल एड्रेसिंग के थ्रू डिफ़ाइन करती है, यानी ये एड्रेस देती है कौन से आईपी एड्रेसेस वगैरह या मैक एड्रेस वगैरह। ये एड्रेस कौन डिफ़ाइन करता है, नेटवर्क लेयर डिफ़ाइन करती है, ठीक है। नो नीड इफ़ टू सिस्टम्स आर ऑन सेम लिंक, यानी अगर दो कंप्यूटर्स एक ही लिंक पे है तो इससे कोई मसला नहीं हो सकता। हर एक हमारा पैकेट जो है डेटा का या हर एक फ्रेम जो है हमारा डेटा का वो इंडिपेंडेंटली ट्रांसफ़र होगा। इट डिफाइंस हाउ राउटिंग वर्क्स एंड हाउ राउट्स आर लर्न। ये हमें नेटवर्क लेयर बताती है कि डेटा को एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पे भेजने के लिए हमें किन किन नोड से जो है वो कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है, किस किस जगह से होकर क्रॉस करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम लाहौर से कराची जा रहे हैं तो उसके दरमियान कितने स्टॉप्स होंगे, तो वो स्टॉप्स क्या हैं, हमारे नोड्स हैं, ठीक है। तो ये नोड्स भी कौन, ये स्टॉप्स भी कौन डिफ़ाइन करेगा, नेटवर्क लेयर डिफ़ाइन करेगी, ठीक है। उसके बाद अगली चीज़ है हमारे पास कन्वर्ट फ्रेम इनटू पैकेट्स। कन्वर्ट्स फ्रेम इनटू, यानी जो हमने डेटा को अपने छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड किया है उन पीसेस को डेटा पैकेट्स बना के, डेटा पैकेट्स के अंदर फिर वो प्रॉपर बताते हैं हेडर क्या है इसका, इसका फुटर क्या है, इसका फ्रेम नंबर क्या है, इसका एड्रेस क्या है, ये हमारे डेटा के कौन से नंबर का फ्रेम है, यानी पहला फ्रेम है, दूसरा फ्रेम है, तीसरा फ्रेम है, ताकि जब डेटा दोबारा अपने ओरिजिनल शेप में हो तो इन्हीं फ्रेम्स के नंबरिंग के बेसिस पे वो ओरिजिनल शेप में जाता है। कि फ़र्स्ट वाला फ्रेम जो है वो सबसे पहले डिकोड होगा, फिर सेकंड वाला, फिर थर्ड वाला, और फिर यूँ अप टू जितने भी फ्रेम्स होंगे, ठीक है। तो ये काम भी, ये किसका है, ये भी नेटवर्क का है काम। उसके बाद है राउटेड प्रोटोकॉल्स, ठीक है, जिसमें इनकैप्सुलेट डेटा इनटू पैकेट्स, यानी डेटा पैकेट्स बना के उसके अंदर डेटा को स्टोर करना, क्रिएट राउटिंग टेबल्स वगैरह वगैरह। अच्छा, उसके बाद कुछ एग्जांपल्स बता दिए राउटिंग प्रोटोकॉल्स की, इसके बारे में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इतना ही डिटेल हम लोग नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद रिलीज हाई लेयर्स फ्रॉम नोइंग अबाउट अंडरलाइंग डेटा ट्रांसमिशन। अच्छा, नेटवर्क लेयर जो है वो अपने से पिछली वाली लेयर को जो है वो बता देगा कि मैंने आपका भेजे हुए डेटा को उसके अंदर फ्रेम्स लगा के और चीज़ें लगा के जो है वो क्या कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया। और ना सिर्फ ये, वो अपने से आने वाली नेक्स्ट लेयर जो लेयर नंबर 4 है उसको भी बता देगा कि मैंने डेटा इस शेप में कन्वर्ट करके जो है वो फॉरवर्ड कर दिया। अब आपकी ज़िम्मेदारी है डेटा को रिजर्व करना, डेटा को रिसीव करना, डेटा को मैनिपुलेट करना एंड सो ऑन। तो ये यानी कि अपने दोनों पेयर्स को, यानी कि अपने से पिछले वाली जो लेयर थी उसको भी बताएगा और अपने से नेक्स्ट वाली जो लेयर है उसको भी बताएगा, ठीक है। तो ये काम कौन कर रहा है, ये नेटवर्क लेयर कर रहा है। अच्छा, ये लेयर नहीं, इसके अलावा जितनी भी लेयर्स हैं वो सारी लेयर्स ये काम करेंगी कि अपने लेफ़्ट और राइट लेयर्स दोनों को इन्फॉर्म करती रहेंगी कि अब हमने आपसे आने वाला डेटा जो है उसके ऊपर ये वाली फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म करके, यानी अपना फंक्शन परफॉर्म करके हमने वो फॉरवर्ड आगे कर दिया। उसके बाद वो कह रहे हैं कि मैं यूज़ डेटा पैकेट स्विच सर्किट स्विच नेटवर्क्स। उसके बाद वो ये भी डिफ़ाइन करते हैं कि हमने कौन सा जो है वो नेटवर्क यूज़ करना है, पैकेट या स्विच। ये हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए मैं इसको रिवाइज़ नहीं करवाऊँगी क्योंकि वी हैव लैक ऑफ टाइम। तो आप लोगों को अगर नहीं समझ आई कि पैकेट स्विच और पैकेट स्विच और सर्किट स्विच में क्या फ़र्क है, तो आप लोग लास्ट लेक्चर की वीडियो ट्यूटोरियल जाके देख सकते हो। उसके बाद वो बता रहे हैं कि राउटर्स ऑपरेट है लेयर 3, यानी कि जो राउटर्स होते हैं, राउटर्स भी हमने लास्ट क्लास में पढ़े हैं, जो राउटर्स होते हैं वो इस लेयर पर यानी थर्ड लेयर के ऊपर जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे टाइम जो है हमारे पास ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, तो मैं अपनी इस लेक्चर को यहीं पे जो है वो स्टॉप करती हूँ और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में अपनी लेयर नंबर 4, 5, 6 और 7 इंशाल्लाह कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होती है, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।